रामपुर गांव की वो जमीन जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज 3 दरिंदों की आंखों में खटक रही थी। आसमान में काले बादलों का डेरा था और ठंडी हवाएं किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। परेश, जो शहर की चमक धमक में अपनी आत्मा बेच चुका था, अपने 2 साथियों सुमित और समीर के साथ एक पुरानी हवेली के बरामदे में बैठा शराब पी रहा था। मेज पर रखे नक्शे और जमीन के कागजात उनकी काली नीयत को साफ बयां कर रहे थे। देखो भाइयों, ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए नोट छापने की मशीन है। उस तालाब के किनारे की 10 एकड़ जमीन अगर हमारी हो गई तो शहर के बड़े बड़े ठेकेदार हमारे तलवे चाटेंगे। वहां जो शराब की फैक्ट्री लगेगी, उसकी खुशबू पूरे प्रदेश में फैलेगी। बात तो तुम्हारी 16 आने सच है परेश, लेकिन वो बुढ़ा शिवराम, वो तो जमीन का एक कतरा देने को तैयार नहीं है। और उसकी बेटी मीरा, वो तो जैसे पूरे गांव की रखवाली बनी फिरती है। कल जब मैं वहां गया था तो उसने मुझे साफ कह दिया कि बाबूजी, ये जमीन मेरे पुरखों की राख है, इसे मैं शराब के लिए नहीं बेचूंगी। यही तो दिक्कत है, ये गांव वाले और उनकी भावनाएं, उन्हें समझ नहीं आता कि पैसा क्या चीज है। परेश, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो सरकार का नया टेंडर हाथ से निकल जाएगा। हमें कुछ ठोस करना होगा। परेश की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, ऐसी चमक जो केवल शिकारी की आंखों में होती है। उसने धीमे से मेज पर झुककर अपनी योजना साझा की। बाहर बिजली कड़की, जैसे कुदरत उन्हें चेतावनी दे रही हो। अगर वो प्यार से नहीं मानेंगे तो हम उन्हें मजबूर करेंगे। आज रात बारिश तेज होने वाली है। गांव के लोग अपने घरों में दुबक जाएंगे। हम आज रात ही उनके घर जाएंगे, आखिरी बार कागज दिखाएंगे। अगर दस्तखत कर दिए तो ठीक, वरना क्या परेश, क्या हम वाकई इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं? हाँ, जिसे रास्ते का पत्थर बनना है उसे कुचलना ही पड़ता है। सुमित, गाड़ी निकालो और डंडे हथियार साथ रख लेना। आज रात रामपुर का इतिहास बदलने वाला है। रात के करीब 11 बज रहे थे। बारिश ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था। शिवराम की झोपड़ी में एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। मीरा अपने पिता के पैर दबा रही थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बाहर मौत की गाड़ी रुक चुकी है। अचानक धड़ाम से दरवाजा खुला और परेश अपने साथियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उनके कपड़ों से पानी टपक रहा था और आंखों से नफरत। आप लोग इस वक्त, और हाथ में ये क्या है? ज्यादा सवाल मत कर बुड्ढे, ये आखिरी मौका है। इस पर अपना अंगूठा लगा और इस झंझट को खत्म कर। देख, इसमें जितने पैसे लिखे हैं उससे तू अपनी बेटी की शादी शहर के किसी बड़े घर में कर पाएगा। हटो यहाँ से, शर्म नहीं आती आप लोगों को? आधी रात को एक बुजुर्ग को धमकाने आए हो। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ, ये जमीन नहीं बिकेगी। यहाँ शराब की फैक्ट्री लगकर इस पावन धरती को अपवित्र नहीं होने दूंगी। जबान बहुत चलती है तेरी लड़की। तुझे पता भी है तू किससे बात कर रही है? सुमित, पकड़ इसे। झोपड़ी के अंदर संघर्ष शुरू हो गया। शिवराम अपने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन शराब और लालच के नशे में चूर उन तीनों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सुमित ने मीरा को पकड़ लिया और समीर ने शिवराम को धक्का दिया, जिससे उनका सिर दीवार से जा टकराया। बापू, कुत्तों, छोड़ो उन्हें। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम इस जमीन पर कभी सुखी नहीं रहोगे। भगवान? आज तेरा भगवान भी तुझे नहीं बचाएगा। अगर तू जमीन नहीं देगी तो तू रहेगी ही नहीं। उसी पल परेश ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और मीरा के सिर पर वार कर दिया। एक भयानक चीख गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया।
शिवराम अपनी बेटी की तरफ दौड़ना चाहते थे, लेकिन समीर ने अपनी जेब से चाकू निकाला और उनके सीने में उतार दिया। बारिश की आवाज में उन दो बेगुनाहों की आहें दब गईं। झोपड़ी का फर्श खून से लाल हो गया था। जल्दी करो, इनके शरीर उठाओ, तालाब में फेंक दो। बारिश इतनी तेज है कि सुबह तक सारा खून धुल जाएगा। दुनिया को लगेगा कि ये दोनों डूब कर मर गए। तीनों ने मिलकर लाशों को कंबल में लपेटा और घसीटते हुए उसी तालाब की ओर ले गए जहां मीरा बचपन में खेला करती थी। भारी पत्थर बांधकर उन्होंने दोनों को गहरे पानी में उतार दिया। बुलबुले उठे और शांत हो गए। मीरा और शिवराम का अस्तित्व मिट चुका था, या शायद एक नए आतंक की शुरुआत हुई थी। मीरा और शिवराम की मौत को बीते हुए 6 महीने बीत चुके थे। पुलिस की फाइल में वो केस हादसे में डूबकर हुई मौत के नाम पर बंद हो चुका था। गांव वालों ने कुछ दिन शोक मनाया, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। परेश ने अपनी ताकत और रसूख का इस्तेमाल कर उस जमीन पर कब्जा कर लिया और देखते ही देखते वहां एक विशाल शराब की फैक्ट्री खड़ी हो गई। देखा सुमित, मैंने कहा था ना, एक बार वो कांटा निकल जाए तो फिर रास्ता साफ है। आज देखो, रामपुर की इस जमीन पर हमारा राज है। लोग हमें सलाम ठोक रहे हैं। राज तो है परेश, पर शांति नहीं है। उस रात के बाद से मुझे ठीक से नींद नहीं आती। जब भी आंखें बंद करता हूं, मुझे मीरा की वो आखिरी चीख सुनाई देती है। और वो तालाब, मुझे लगता है जैसे वो तालाब हमें देख रहा है। चुप कर सुमित, शराब पी और मजे कर। मरे हुए लोग वापस नहीं आते। हमने उन्हें गहरे पानी में दफनाया था। वे अब सिर्फ मछलियों का खाना है। डरपोक मत बन। समीर ने तो कह दिया कि मरे हुए वापस नहीं आते, लेकिन कुदरत का कानून अलग था। उसी रात जब जश्न खत्म हुआ, फैक्ट्री के पिछवाड़े वाले हिस्से में, जो ठीक उसी तालाब की ओर खुलता था, अजीब सी हलचल शुरू हुई। रात के 2 बज रहे थे। सुमित शराब के नशे में धुत होकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहा था। फैक्ट्री का पिछला गेट तालाब की ओर था। अचानक हवा का रुख बदल गया। जो हवा कुछ देर पहले उमस भरी थी, वो अब बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। सुमित को लगा जैसे कोई उसके पीछे गीले पैरों से चल रहा है। छप छप छप। कौन है? समीर? परेश? मजाक बंद करो यार, मेरी हालत खराब हो रही है। कोई जवाब नहीं मिला। सुमित जैसे ही अपनी कार के पास पहुंचा, उसने देखा कि कार के कांच पर पानी की बूंदों से कुछ लिखा हुआ है। मेरा हिसाब अभी बाकी है। सुमित के हाथ से चाबियां गिर गईं। तभी उसे तालाब के किनारे एक साया दिखाई दिया। एक औरत, वो धीरे धीरे सुमित की ओर बढ़ने लगी। उसके पैरों के चलने की आवाज नहीं थी, वो जैसे हवा में तैर रही थी। नहीं, तुम तो मर चुकी हो। मीरा, मुझे माफ कर दो। वो सब परेश का आइडिया था। मुझे जाने दो। माफी? जब मेरे पिता खून की उल्टियां कर रहे थे, तब कहाँ थी तुम्हारी माफी? जब मैं पानी के नीचे दम तोड़ रही थी, तब कहाँ था तुम्हारा रहम? सुमित, आज तालाब को प्यास लगी है। सुमित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। मीरा की रूह ने अपनी अदृश्य शक्ति से सुमित का गला पकड़ा और उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। सुमित की आंखें बाहर निकल आईं, चेहरा नीला पड़ने लगा। मीरा ने उसे हवा में लहराते हुए सीधे तालाब के बीचों बीच फेंक दिया। सुमित तैरना जानता था, लेकिन पानी के अंदर से दर्जनों काली परछाइयों ने उसके पैर पकड़ लिए और उसे नीचे खींचने लगी। कुछ ही सेकंड में पानी की सतह पर सिर्फ बुलबुले रह गए। सुमित का अंत हो चुका था। अगली सुबह जब सुमित की लाश तालाब के किनारे मिली, तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया।
पुलिस ने इसे नशे में धुत होकर गिरने का मामला बताया, लेकिन समीर और परेश जानते थे कि यह कोई हादसा नहीं था। सुमित की मौत के बाद समीर के भीतर का डर अब एक बीमारी बन चुका था। उसे हर जगह पानी ही पानी दिखने लगा था। जब वो नल खोलता तो उसे लगता कि पानी की जगह खून बह रहा है। जब वो आईने में देखता तो उसे अपनी परछाई के पीछे मीरा का धुंधला अक्स नजर आता। परेश समीर अब अपने घर में कैद हो गया था। उसने कमरे की सारी खिड़कियां बंद कर ली थीं। उसे लगने लगा था कि पानी की हर बूंद में मीरा का चेहरा है। अगला नंबर मीरा है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। परेश, परेश कहां है? उसे बुलाओ। पागल मत बन समीर, सुमित नशे में था इसलिए डूब गया। तू ये सब अंधविश्वास फैलाना बंद कर। अगर हमने डर दिखाया तो लोग हमारी फैक्ट्री बंद करवा देंगे। तूने उसकी लाश नहीं देखी परेश? उसकी आंखों में खौफ था और उसके गले पर नीले हाथों के निशान थे। वो वापस आ गई है, वो हमें मार डालेगी। बकवास बंद कर। मैं आज ही शहर से बड़े तांत्रिक को बुलाऊंगा। अगर कोई रूह है भी तो उसे हम जंजीरों में जकड़ देंगे। ये जमीन मेरी है और यहां का राजा मैं हूं। परेश का अहंकार अभी भी 7वें आसमान पर था। उसे लग रहा था कि वो मौत को भी खरीद सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि मीरा की रूह अब सिर्फ एक साया नहीं बल्कि एक दहकती हुई ज्वाला बन चुकी थी, जो पूरे साम्राज्य को राख करने वाली थी। परेश ने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन समीर का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। वो रात भर अपने कमरे में चिल्लाता और दीवारों पर नाखून मारता रहता। वो आ रही है, मैं सुन सकता हूं उसके गीले कपड़ों की सरसराहट, उसके पायल की आवाज। वो कह रही है कि तालाब बहुत गहरा है। परेश, मुझे बचा ले भाई, मैं मरना नहीं चाहता। समीर, होश में आ। तू एक मर्द है, वो सिर्फ एक मरी हुई लड़की थी। मैंने शहर से सबसे बड़े तांत्रिक बाबा को बुलाया है। आज रात वो इस फैक्ट्री और इस घर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देंगे। फिर कोई रूह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। घेरा? तू मौत के इर्द गिर्द घेरा बनाएगा? तूने उसकी आंखें नहीं देखी परेश, उनमें कोई रहम नहीं है। उसने सुमित को ऐसे मसल दिया जैसे कोई कीड़ा हो। अगला मैं हूं। परेश ने समीर को नींद की गोलियां दी और उसे कमरे में बंद कर दिया। बाहर आंगन में तांत्रिक बाबा ने अपनी साधना शुरू की। धुआं, मंत्र और आग की लपटों से माहौल और भी भारी हो गया था। तांत्रिक ने दावा किया कि उसने रूह को बांध दिया है, लेकिन क्या कोई मंत्र उस बेटी के क्रोध को रोक सकता था जिसके पिता की हत्या उसके सामने की गई हो? रात के ठीक 12 बजे अचानक हवा का एक ऐसा बवंडर उठा कि तांत्रिक की जलती हुई धूनी बुझ गई। पूरे परिसर में सन्नाटा छा गया। तांत्रिक, जो अब तक मंत्र पढ़ रहा था, अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कोई मामूली भटकती रूह नहीं है, ये तो महाकाली का रूप ले चुकी है। इसका प्रतिशोध न्याय की आग है। भागो, यहां से भागो, मैं इसे नहीं रोक सकता। क्या बकवास कर रहे हो बाबा? मैंने तुम्हें लाखों रुपए दिए हैं, काम पूरा करो। इससे पहले कि तांत्रिक कुछ और कह पाता, एक अदृश्य ताकत ने उसे उठाकर हवा में पटका। तांत्रिक का शरीर की लोहे की सलाखों से जा टकराया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परेश ये मंजर देखकर सुन्न पड़ गया। उसका अहंकार पहली बार डर में बदल रहा था। उधर समीर के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। समीर ने अपनी आंखें खोली
और देखा कि उसके बिस्तर के ठीक बगल में मीरा खड़ी थी। उसके चेहरे का मांस गल चुका था, पर उसकी आंखों में वही पुरानी पहचान थी। समीर, याद है? इसी हाथ से तुमने मेरे पिता के सीने में खंजर खोंपा था। आज ये हाथ तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। नहीं मीरा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे नाम पर मंदिर बनवाऊंगा, सारा पैसा दान कर दूंगा। बस मुझे छोड़ दो। मंदिर उन लोगों के लिए होते हैं जो गलती करते हैं, राक्षसों के लिए नहीं। चलो, तालाब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। समीर अपने आप खिड़की से बाहर कूद गया, जैसे वो किसी वशीकरण में हो। वो पागलों की तरह बारिश में दौड़ने लगा, सीधे तालाब की ओर। परेश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो समीर तक पहुंच ही नहीं पाया। तालाब के पास पहुंचते ही समीर रुक गया। पानी में से काली लंबी बाहें बाहर निकली और उन्होंने समीर को चारों तरफ से जकड़ लिया। समीर चीखा, चिल्लाया, पर हवा में उसकी आवाज को दबाने के लिए बिजली कड़की। परेश, मुझे बचा ले, ये मुझे ले जा रही है। धीरे धीरे समीर को तालाब के गहरे काले पानी में खींच लिया गया। पानी की सतह पर कुछ देर तक समीर का हाथ फड़फड़ाता रहा और फिर सब शांत हो गया। समीर भी अब मीरा के प्रतिशोध की भेंट चढ़ चुका था। परेश अब अकेला था। उसके पास दौलत थी, फैक्ट्री थी, ताकत थी, पर अब उसके पास कोई साथी नहीं बचा था। उसे एहसास हो गया था कि वो अगला शिकार है। सामने आ चुड़ैल, तूने मेरे दोस्तों को मारा है, अब मुझे भी मार दे, पर याद रखना, मैं आसानी से हार नहीं मानूंगा। अंधेरे से मीरा की भयानक हंसी गूंजी, जिसने परेश की हड्डियों तक को कपा दिया। अमित और समीर दोनों जा चुके थे। वो फैक्ट्री जो कभी परेश की सफलता का प्रतीक थी, अब एक कब्रिस्तान जैसी खामोश और डरावनी लगने लगी थी। मजदूर काम छोड़कर भाग चुके थे, क्योंकि गांव में ये बात फैल गई थी कि मीरा की रूह वापस आ गई है। अब उस आलीशान कोठी और विशाल फैक्ट्री में परेश बिल्कुल अकेला था। परेश ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। उसने हर तरफ रोशनी जला रखी थी, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगने लगा था। वो हाथ में अपनी लाइसेंसी बंदूक लिए बैठा था, जैसे वो गोलियों से एक रूह को मार गिराएगा। मैं नहीं डरता, मैं परेश हूं। मैंने शून्य से साम्राज्य खड़ा किया है। सुमित और समीर कमजोर थे, इसलिए मारे गए, लेकिन मैं उसे खत्म कर दूंगा। अगर वो फिर आई तो मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि उसकी रूह भी कांप उठेगी। तभी अचानक पूरी कोठी की बिजली गुल हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि परेश को अपनी खुद की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। तभी उसे छत पर किसी के चलने की आवाज आई, चरमरा चरमरा, जैसे कोई गीले पैरों से छत पर टहल रहा हो। फिर अचानक कमरे के कोने से पानी रिसने लगा, दीवारें गीली होने लगीं और कमरे में सड़ी हुई मछलियों और काई की बदबू फैल गई। परेश ने अपनी टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी जहां भी पड़ती, उसे वहां मीरा का चेहरा दिखाई देता, कभी खिड़की के कांच पर तो कभी अलमारी के पीछे। वो पागलों की तरह गोलियां चलाने लगा, ठा ठा ठा। बाहर निकल, सामने आकर लड़। छुपकर वार क्यों करती है? अगर तुझ में दम है तो सामने आ। परेश, तूने बंदूक उठाई है। गोलियां शरीर को मारती हैं, यादों को नहीं। तुझे याद है वो रात जब तूने मेरे पिता के गले पर पैर रखा था? तब उन्होंने भी सामने आकर लड़ने को कहा था, पर तूने पीछे से पत्थर मारा था। अचानक परेश को महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे फर्श गायब हो गया है।
उसे लगा जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि पानी की सतह पर खड़ा है। उसके जूते पानी में डूबने लगे। वो जितना भागने की कोशिश करता, पानी उतना ही गहरा होता जाता। ये कोई जादू नहीं, बल्कि मीरा का बनाया हुआ एक भ्रम था, जिसमें वो परेश को उसी तड़प का एहसास कराना चाहती थी जो उसने झेली थी। परेश को समझ आ गया कि यहां रुकना मौत को दावत देना है। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी कार की चाबियां उठाकर बाहर की ओर भागा। उसने सोचा कि अगर वो शहर पहुंच गया तो शायद बच जाएगा। वो पागलों की तरह अपनी महंगी एसयूवी की ओर दौड़ा। उसने इंजन स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ानी शुरू कर दी। रामपुर गांव की सीमा बस कुछ ही दूरी पर थी। उसे लगा कि वो बच गया। बस थोड़ा और, एक बार गांव की सीमा पार कर ली, फिर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मर गई है वो, और मरे हुए लोग सरहद पार नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखने वाले आईने, रियर व्यू मिरर में देखा, उसके होश उड़ गए। गाड़ी की पिछली सीट पर मीरा बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल उसके कंधे के पास था। उसके ठंडे गीले बाल परेश के गले से लिपट रहे थे। कहाँ जा रहे हो परेश? फैक्ट्री का काम तो अभी अधूरा है और मेरा बदला भी। गाड़ी घुमाओ, तालाब हमारा इंतजार कर रहा है। परेश ने चीख मारी और गाड़ी का संतुलन खो दिया। गाड़ी सड़क से उतरकर झाड़ियों में जा फंसी। लेकिन परेश को चोट नहीं लगी थी, क्योंकि मीरा उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहती थी। वह उसे घसीटकर उसी जगह ले जाना चाहती थी जहां से सब शुरू हुआ था। नहीं, नहीं मीरा, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी जमीन वापस कर दूंगा। मैं पुलिस के पास जाकर जुर्म कबूल कर लूंगा। मुझे जेल भेज दो, पर मुझे मारो मत। जेल इंसानों के लिए होती है परेश, राक्षसों के लिए सिर्फ नरक होता है, और मेरा तालाब आज नरक का द्वार बनेगा। परेश को घसीटते हुए उसी कच्चे रास्ते पर ले जाया जा रहा था जो सीधे उस खौफनाक तालाब की ओर जाता था। उसके कपड़े फट चुके थे, बदन लहूलुहान था और रूह डर के मारे कांप रही थी। वह चिल्ला रहा था, पर उस सुनसान रात में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। परेश की आंखों में आंसू थे, पर मीरा के दिल में दया का कोई स्थान नहीं बचा था। उसने परेश के बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और अपनी जलती हुई आंखों से उसकी आंखों में झांका। कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो बस अपना भविष्य बनाना चाहा था। अपना भविष्य? दूसरों की चिताओं पर अपना महल खड़ा करना चाहता था तू? परेश, तू आज मेरे हाथों से ही मरेगा। तुम्हारे दोनों दोस्तों को तो मैं मौत के घाट उतार चुकी हूं। अब तुम्हारी बारी है। मीरा ने हवा में हाथ उठाया और अचानक तालाब का पानी उबलने लगा। तालाब के बीच से शिवराम की धुंधली आकृति भी उभरी, जिसकी आंखों में गहरा दुख और न्याय की प्यास थी। परेश ने जब अपने हाथों से मारे गए उस बूढ़े को देखा तो उसकी चीख निकल गई। मैं उस जमीन पर कभी भी शराब की फैक्ट्री नहीं चलने दूंगी। मैं वापस अपने और अपने पिताजी का बदला लेने के लिए आई हूं। आज तुझे भगवान भी मुझसे बचा नहीं पाएगा, क्योंकि आज भगवान भी मेरे साथ न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे डूबने से बहुत डर लगता है। मीरा, मुझे मार दो, पर पानी में मत फेंको। मीरा ने एक डरावनी हंसी हंसी और अपनी पूरी शक्ति के साथ परेश के सीने पर एक जोरदार धक्का दिया। परेश का शरीर हवा में उछला और सीधे तालाब के सबसे गहरे केंद्र में जा गिरा। बचाओ, कोई बचाओ! पानी के अंदर जाते ही परेश को महसूस हुआ कि हजारों ठंडे हाथ उसे नीचे की ओर खींच रहे हैं। उसने ऊपर आने की कोशिश की, हाथ पैर मारे, लेकिन पानी का दबाव किसी लोहे की दीवार जैसा था। उसके फेफड़ों में पानी भरने लगा, सांसें उखड़ने लगी। ठीक उसी क्षण उसे पानी के अंदर मीरा और शिवराम के चेहरे मुस्कुराते हुए दिखे।
एक ऐसी मुस्कान जो शांति की थी। कुछ ही पलों में परेश का शरीर शांत हो गया। उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई और वह हमेशा के लिए तालाब की गहराई में समा गया। प्रतिशोध पूरा हो चुका था। रात भर की मूसलाधार बारिश के बाद जब अगली सुबह का सूरज निकला तो रामपुर गांव की हवा बदली बदली सी थी। वह भारीपन और डर जो पिछले कुछ दिनों से गांव वालों के दिलों में घर कर गया था, अब गायब हो चुका था। चिड़ियों के चहकने की आवाज तो थी, पर तालाब के किनारे एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सुबह सुबह जब एक चरवाहा अपनी गायों को पानी पिलाने के लिए तालाब की ओर ले गया तो उसकी नजर किनारे पर तैरती एक चीज पर पड़ी। पास जाकर देखा तो उसकी चीख निकल गई। गांव वालों, दौड़ो, देखो यहां क्या हो गया, पुलिस को बुलाओ। कुछ ही देर में वहां भीड़ जमा हो गई। पानी की लहरों के साथ बहती हुई वो लाश परेश की थी। उसका शरीर अकड़ चुका था और चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया था। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई आईं। इंस्पेक्टर राठौड़ ने घटनास्थल का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि परेश के शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं थे, सिवाय उसके गले और हाथों पर पड़े हल्के नीले निशानों के, जो ऐसे लग रहे थे जैसे उसे किसी ने बहुत ताकत से पकड़ा हो। पुलिस ने औपचारिकताएं पूरी की, पंचनामा भरा और परेश की लाश उसके परिवार को सौंप दी। गांव वालों के लिए ये एक खुला रहस्य था। हर कोई जानता था कि ये तालाब का पानी नहीं, बल्कि मीरा का इंसाफ था। ये जमीन मीरा और शिवराम के खून से सींची गई है। यहां अब जहर का व्यापार नहीं होगा। हम यहां एक छोटा सा स्मारक और एक पाठशाला बनाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है।